हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी टीवी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी कभी एमपीपीएससी कई सालों तक या कई महीनों तक कई दिनों तक सोता रहता है और अचानक से फिर ऐसा गुस्सा निकालता है, ऐसा बम फोड़ता है कि सबके पसीने उड़ जाते हैं, है ना। तो या आप बोल सकते हो प्राण पखूरे भी उड़ जाते हैं। कैसे? एक तो सुबह एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी करी। मैंने सोचा चलो कट ऑफ बनाते हैं। कट ऑफ की चर्चा ही कर रहा था, देख ही रहा था, तब तक उसने भाई साहब ने रिजल्ट ही दे दिया, कट ऑफ का मौका ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो उसने काम किया है रातों रात, बहुत मतलब हालत खराब कर दी है। तो हुआ यह है कि एमपीपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया है। 2020 में किया था, केवल 3 साल चलाया और उसके बाद नई शिक्षा नीति को देखते हुए एमपीपीएससी ने 2024 से लागू होने वाला एक नया सिलेबस फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स, सिविल सर्विस प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज मेंस के लिए पूरी तरीके से सिलेबस को बदल दिया है। अब जब आप अपनी तरफ से सिलेबस देखोगे तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप केवल देखोगे ये ऐड कर दिया है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है ना। तो मैं आपके लिए प्रीलिम्स के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या चेंज किया है, क्या नहीं चेंज किया है, इस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर प्रीलिम्स की तैयारी को अब आपको कैसे शुरू करनी है या कैसे इसको तैयार कर सकते हैं वो करने वाले हैं, और इसी तरह से मेंस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से जल्दी से अच्छे से तैयारी शुरू करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है। बस एक बात याद रखना, वीडियो को पूरा का पूरा देखना, तभी आपको बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। आधा अधूरा देखोगे तो आधी अधूरी बात समझ में आएगी। चाहे आप कोई काम कर रहे हो तो काम करते करते भले इस वीडियो को देख लेना, लेकिन इस वीडियो को जो भी आपकी मैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड दूंगा, बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सुंदरकांड पास में चल रहा है तो आवाज़ हल्की फुल्की आपको आ सकती है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना। टेलीग्राम चैनल अमित शुक्ला नोट्स पर आप ऐड हो जाना ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के तैयारी अगर आप शुरू करोगे तो फिर काम बनना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बिना आप दुनिया में जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाना है, स्ट्रेटेजी के बाद आपको तैयारी शुरू करनी है। तो अभी कुछ समय के लिए आप होल्ड पे रहे। नया बैच, नई चीजें जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं जल्द आने ही वाली है, तो नए सिलेबस के अनुसार ही अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बोला है, अभी तक हर जगह कॉपी पेस्ट चलता था, लेकिन अपना कंटेंट हमेशा बेस्ट रहा है, क्योंकि वेबसाइट और रिसर्च के माध्यम से अपन ने सभी काम किया है। तो इस बार भी आपको प्रश्न हमेशा की तरह देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भैया चलिए सिलेबस पर शुरुआत करते हैं। जय महाकाल सभी को। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। भले आपने सिलेबस देख लिया है, लेकिन ये देखना अत्यंत आवश्यक है आपको समझने के लिए। इस वीडियो में केवल और केवल प्रीलिम्स से संबंधित बात हम करने वाले हैं। एक बात तो आप यहां पर यह समझ लीजिए कि भैया ये केवल और केवल सिविल सर्विसेज फॉरेस्ट प्रीलिम्स के लिए और फॉर सिविल सर्विसेज मेंस के लिए ही चेंज होने वाला है, जो कि 2024 से एलिजिबल मतलब प्रभावी होगा, लागू होगा, ठीक है। बाकी सब चीजें एकदम वैसी की वैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं दी है, वही सब होने वाला है। 2 पेपर होने वाले हैं। पहले हम प्रीलिम्स की 10 यूनिट की बात कर लेते हैं, और सबसे शुरुआत से नहीं करते हम, सबसे अंत से हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। चलिए बात करते हैं हम यूनिट 10 की। तो देखिए यूनिट 10 में क्या है। यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य यहां पर आपको दिया गया है। यहां पर अभी तक यूनिट 10 में आयोग थे 15 कुल मिला के, उसको अब इन्होंने एक यूनिट की बजाय एक टॉपिक बना दिया है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। और जनजाति अभी तक केवल और केवल एक टॉपिक था, अब इसको पूरा का पूरा एक यूनिट बना दिया है, क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रावधान करने ही करने थे नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो ये यहां पर कर दिया है। अब ये कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। जिन भी बच्चों ने फॉरेस्ट मेंस के लिए मैंने आपको जनजातियां पढ़ाई थी, लगभग 30 से 40 वीडियो, नो हडोरा भी इस बार आया, खुटिया पटेल भी, सब कुछ उसमें से ही आया था। तो आपकी ये यूनिट तो लगभग कंप्लीट ही है, लेकिन अब इसको और रिसर्च करके मुझे वापस से नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि पढ़ते पढ़ते आसानी से बन जाएंगे। और आप ये मान के चलो इस बार जनजाति से आपको
आपको लगभग लगभग 10 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही, और वो 10 प्रश्न आपकी हालत खराब जरूर कर देंगे, क्योंकि जनजातियों से संबंधित टॉपिक में से प्रश्न आना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हम डीप रिसर्च करके इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बुक अपने पास है, लगभग लगभग 600 पेज की। मैं इसी में से अभी आपके लिए नोट्स भी बना रहा था, आपको पढ़ा भी रहा था मेंस के लिए प्लस में, है ना। यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाता है, और ऑथेंटिक सरकार की बुक है ये, बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत वेटिंग पीरियड था इसका, और हर बार ही इसमें से पढ़ाया है, तो काम आपका बनेगा। अब क्या क्या है, तो भैया जनजातियों का भौगोलिक विस्तार दे दिया है, संवैधानिक प्रावधान दे दिए गए हैं, प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतू जातियां और जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, उनकी क्या परंपराएं हैं, उनकी क्या कलाएं हैं, क्या त्योहार है, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, सब कुछ दिया है। फिर उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या योगदान है, और राज्य के जनजातीय व्यक्तित्व, जो कि इन्होंने यूनिट 1 में से यहां पर डाल दिया है। और मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन, ये पूरा का पूरा इन्होंने फॉरेस्ट मेंस की यूनिट 5 में से यहां पर डाल के खत्म कर दिया है। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यूनिट 1 के कुछ भाग इन्होंने यहां पर डाल दिए हैं, और जनजातियों का कंप्लीट पैकेज आपको यहां पर दे दिया है। तो इसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, जो बच्चा इस यूनिट को अच्छे से कर गया, नोट्स मैं आपको दूंगा, गारंटी दे रहा हूं कि एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकता है, हर बार की तरह पूरा बिल्कुल नहीं होगा। और इस पर जिसने हाथ आजमा लिया, फॉरेस्ट मेंस की एक यूनिट भी आपकी कंप्लीट होगी, और प्रीलिम्स की सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट की प्रीलिम्स की भी एक यूनिट आपकी बेहतरीन कंप्लीट होगी। बस हमारे 90% से 95% इसके नोट्स बने ही हुए हैं, बस थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक करके और आपका कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको ये मैं करवाऊंगा। आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आसानी से इसका काम होने वाला नहीं है कि कहीं की भी किताब लिया है और पढ़ लिया है ना, वो सब वैसे भी नहीं आता है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर तो बहुत काम अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, स्ट्रेटेजी बाद में अपन चर्चा करेंगे कि क्या यूनिट, हर यूनिट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस यूनिट पर फोकस करना है, स्ट्रेटेजी की बाद में बात होगी, ठीक है। लेकिन हर वीडियो जरूर देख लेना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 9 में, तो देखो इसमें लगभग सब कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टॉपिक है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है। इन्होंने इसमें से ई कॉमर्स हटा दिया है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि टोटल 10 टॉपिक थे, तो यहां पर से इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। ई कॉमर्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहां है ही नहीं। लेकिन एक चीज इन्होंने वापस से ऐड कर दी है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। ये जो आधारभूत ज्ञान है ना, ये सबसे बड़ी समस्या इसीलिए हो गई है क्योंकि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान को आपको इनसे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की जनरेशन आ जाएगी, कंप्यूटर का इतिहास आ जाएगा, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, हर चीज, मेमोरीज, सब चीज आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी। और बाकी ये तो फिर था ही था, और इसमें बस एक टॉपिक कम करके डबल कर दिया है उन्होंने। हालांकि ये बेसिक सी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बात करते हैं यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 में इन्होंने एक काम कर दिया है कि भारत के पुरस्कार सम्मान हटा दिए हैं, ठीक है। भारत में खेल, मध्य प्रदेश में खेल हटा दिया है इनडायरेक्टली, लेकिन पुरस्कार और सम्मान और खेल भारत के या मध्य प्रदेश के आपको समसामयिक घटनाओं में या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में देखने को मिल जाएंगे, करंट से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि इस बार आपको करंट के प्रश्न अत्यधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट 8 इन्होंने करंट अफेयर्स के बेस पर रख दिया है। करंट अफेयर्स की भरमार आपको यहां पर देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। बात करते हैं आगे, और ये तो अपना कंप्लीट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूं, स्ट्रेटेजी अलग से बनाएंगे, उस इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो वो हो जाएगा,
ठीक है। बात करें हम यूनिट 7 की, तो भैया देखो इन्होंने क्या कर दिया है, बहुत खतरनाक काम कर दिया है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, चलो ठीक है। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, ये पर्यावरणीय कारक दे दिया है, ऐड कर दिया है आपको कि पढ़ो भैया इसको। सतत विकास की अवधारणा दे दी है। एसडीजी कितनी बार 17 इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाए थे, चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, टॉपिक सिलेबस में ही ऐड कर दिया है उन्होंने। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक मेंस से यहाँ पर दे दिया है। आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया कितना ही इंपॉर्टेंट है जनजातियों में, इसीलिए ये यहाँ पर पूरा ही ऐड कर दिया है पॉइंट। पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, फिर मानव शरीर संरचना, और ये लगभग सब कुछ था ही सही। और यहाँ पर इन्होंने एक बात बोल दी है कि भैया विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो यूनिट 7 में कुछ कम नहीं हुआ है, जबकि भार और ज्यादा दे दिया है। तो इन 3 यूनिट को अगर हम 4 यूनिट को देखें तो यूनिट 10 में भार बढ़ गया है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हर यूनिट आपको ऑथेंटिक, ऑफिशियल और बेहतरीन नोट्स से पढ़नी पड़ेगी। एमपीपीएससी ने यहां पर बोल दिया है कि भैया किताबों से काम अब आपका नहीं बनने वाला है। हाँ, किताबों में से 40-50 प्रश्न, 60 प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आप 60-65 प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ वो दिखा रहा है कि हमारा कट ऑफ क्या जाएगा। और यहां पर उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर टीचर या शिक्षक मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से, तो प्रश्न उनके इसमें से देखने को मिलेंगे ही। बच्चे अगर भटके नहीं और सही तरीके से सही जगह से पढ़ ले तो उनका सिलेक्शन होगा ही सही। कॉपी पेस्ट करने वालों को सावधान कर दिया है मेंस और प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। यूनिट 6, यूनिट 6 में बेहतरीन काम ये कर दिया है भैया कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति दे दी है। इसी से डर लगता है बच्चों उनको, लेकिन डाल दिया है तो अब कुछ नहीं कर सकते। यहां पर आपको डेटा देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वेबसाइट हो जाएगी भैया मध्य प्रदेश योजना आयोग की वेबसाइट, क्योंकि वहां से यहां पर आपको प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। अब तो और हो जाएगा। अब जनसंख्या तो थी ही, मध्य प्रदेश की जनसंख्या यूनिट 5 से निकाल के 6 में डाल दी है उन्होंने, और बोल दिया कि मानवीय संसाधनों का विकास भी पढ़ के आना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल भी होना है। मतलब अब आपको शिक्षा वाला टॉपिक भी पढ़ना है एमपी में, कौशल भी पढ़ना है और स्वास्थ्य भी पढ़ना है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की क्या क्या प्रगति रही है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अलग से दे दिया, और ओडीओपी तो अलग से दे दिया कि भैया पढ़ के आना, एक जिला एक उत्पाद, 52 के 52, अब तो 55 में मैं तो पूछूंगा, आयोग ने सीधा बोल दिया है। फिर मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की क्या क्या प्रगति रही है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां जैसे कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, बहुत कुछ डाल दिया है। वित्तीय संस्थाएं एज इट इज है, यहां पर कुछ चीजें डाल दी है, जैसे G20 डाल दिया है, सार्क डाल दिया है, आसियान डाल दिया है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि भैया प्रीलिम्स में तो 3 ही संस्थान हमको पढ़ के जाना है। तो यूनिट 6 का एक कंप्लीट पैकेज बना के इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा कठिन जरूर किया है, लेकिन एज यूजुअल नोट को रिसर्च करके बढ़िया तरीके से आपका काम तो आसान कर ही दूंगा मैं। ठीक है, यूनिट 5 में क्या कर दिया है, मध्य प्रदेश में सुशासन, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न इसमें से नॉर्मल बनेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था को एक टॉपिक वापस से बना दिया है, यूनिट 5 को 2 पार्ट की जगह एक ही पार्ट में कर दिया है। भैया जनसंख्या हटा दी है, जैसे हम बोले यूनिट 6 को 5 में कर दिया है, 5 को 6 में कर दिया है, इस प्रकार से चेंज कर दिए हैं। 1919 और 1935 का अधिनियम यहाँ पर देखने में आपको नहीं दिखने वाला है। यहाँ पर संविधान सभा दे दी है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद दे दी है। और यहाँ पर बोल दिया सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संशोधन वही है, ये भी वही है। और आयोग जो है यहाँ पर दे दिए है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या फिर सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। अब देखो यहाँ पर ये जो आयोग है ना, यहाँ पर आयोग की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे मध्य प्रदेश में वित्त आयोग या भारतीय वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है अनुच्छेद 280 के तहत, तो वो
आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो अब आपको आयोग में भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और इसमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन कौन सी सांविधिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण वाली पढ़नी पड़ेगी। ये काम तो आपका थोड़ा सा कठिन कर दिया है, बट ओवरऑल हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, बस एक या दो टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। अब अभी तक आपको यूनिट 10 में से केवल इस टॉपिक से 10 प्रश्न सही हो जाते थे, लेकिन अब यहां पर आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भैया वेटेज तो बढ़ा दिया गया है अच्छा खासा। यूनिट 4 सबसे अच्छा लगा है मुझे। यूनिट 4 में जो चेंजेस हुए हैं बेहतरीन लगा है मुझे। अच्छा सॉरी, यूनिट 4 और यूनिट 3 में दोनों में बहुत अच्छे चेंजेस है। पहली बात तो मध्य प्रदेश के भूगोल को यूनिट 4 में कर दिया है और भारत के भूगोल को यूनिट 3 में कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या कर दिया है, ये तो एज इट इज है ही सही भैया, वन वनोपज नदियां पहाड़ी पठार। जलवायु में पहले केवल जलवायु था, उनने बोला है ऋतुएं तापमान वर्षा पढ़ के आना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ही पढ़ना पड़ता था। प्राकृतिक संसाधन में हर बार मिट्टियों में से पूछता था, इस बार मिट्टी ही सिलेबस में दे दी है। प्रमुख खनिज वही थे, प्रमुख फसलें दे दी गई है, देखना ही पड़ना है। जल संसाधन था ही था लगभग, सिंचाई और विद्युत सिंचाई परियोजना। अब क्या कर दिया है ना उन्होंने, ये ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, ये पहले यूनिट 4 इंडियन ज्योग्राफी में था, इसको अब एमपी में भी डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग यूनिट 5 के पार्ट ए से हटाकर 4 में डाल दिया गया है। और जनसंख्या में भी अब उन्होंने बोल दिया है कि वितरण भी आपको बताना है, घनत्व भी बताना है, नगरीकरण भी आपको बताना है। यहां से आपसे किसी एक जिले का घनत्व भी पूछा जा सकता है कि कितना है कैसा है, ठीक है। तो थोड़ी बातें यहां पर बड़ी है, लेकिन अल्टीमेट चेंजेस जो किए हैं यूनिट 3 में इंडियन ज्योग्राफी में करे हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, तो ठीक है यहां पर झीलें ऐड कर दी। और अभी मैंने आपको प्लस क्लास में विश्व की नदियां, विश्व की झीलें, विश्व के जलप्रपात, नदियों किनारे बसे शहर सब पढ़ा दिया है भैया। तो ये आपको देखो काम आ जाएगा। अल नीनो ला नीनो मेंस से यहां पर दे दिया है। दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के क्या क्या परिणाम होने वाले हैं, मतलब गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50, बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन, खनिज और जल संसाधन दे दिया है। यहां पर भी प्रमुख फसलें दे दी है, खाद्य सुरक्षा यहां ऐड कर दिया है। हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति की क्या क्या रणनीतियां थी देख लो भैया। ऊर्जा के पारंपरिक दोनों सिलेबस में ऐड कर दिए हैं। और यहां पर प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात और जनसंख्या वृद्धि को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यूनिट 2 की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व अब आपको 2 टॉपिक में दिखने वाले हैं, 2 यूनिट में मिलने वाले हैं। लगभग सब कुछ चेंज है, कुछ चीजें ऐड कर दी है, जैसे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल ऐड कर दिया है, ठीक है। पुरातात्विक पर्यटक स्थल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अभी तक बोला था कि पर्यटन पूछा जाएगा केवल और केवल, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो भैया स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण यही है, ये भी यही था, ये भी था, ये भी ठीक था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, संकल्पना एवं विचार को एक पूरा सब टॉपिक बना दिया है कि भैया हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियां, रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर सब पूछ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये भी बोल दिया है कि हम यहाँ पर जो है प्राचीन एवं मध्यकाल से भी सब कुछ पूछ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर फाइनली कुछ बचा कुचा जो है स्वतंत्रता से संबंधित तो मॉडर्न हिस्ट्री में नीचे पूछ लेंगे। तो हिस्ट्री भी खतरनाक तरीके से। अब अगर हम बात करें तो यूनिट जितनी भी है, तो यहां पर बात क्या है ना, लगभग कितना परसेंट ऐड किया है, तो मैं आपको बोलूं, पहली तो कुछ यूनिट के कुछ टॉपिक, कुछ यूनिट के नंबर ही बदल दिए हैं, जैसे 3 को 4 में कर दिया है, 4 को 3 में कर दिया है, इस प्रकार से कर दिया है। लेकिन इसके परिणाम आपको ये देखने को मिलेंगे कि अगर 2024 और 25 में मेहनत कर ली बढ़िया तरीके से, सिलेक्शन ले जाओगे। हल्की फुल्की इन द सेंस, 2 बात होती है। एक तो जब 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था तो अब तक का सबसे कठिन पेपर 2020 में आया था। 2024 में पोस्ट ही नहीं है, हालांकि बढ़ जाएगी, लेकिन
केवल इतनी बात कहना है कि अगर जो भी व्यक्ति 100% सिलेबस को कंप्लीट करने जाएगा, है ना, वो बाहर ही है, क्योंकि 100% सिलेबस तो कवर हो ही नहीं पाता है। अब जैसे जो बच्चा केवल यूनिट 1 में फंसा रहेगा, वो बाकी यूनिट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे अभी तक हमारी एक रणनीति थी ना कि 1 3 5 6 8 9 10 कंप्लीट कर लो अच्छे से, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और हर बार बच्चे इसको बेहतरीन मेहनत करके निकाल ही लेते थे और निकाल ही रहे हैं। बहुत मैसेज आया, आज तो मुझे स्क्रीनशॉट का डालने का समय नहीं मिला, रिजल्ट कैसा रहा बताने का जल्द ही बताऊंगा। तो इसकी भी एक अपनी रणनीति रहने वाली है। प्रीलिम्स की और मेंस की तो अलग रहेगी ही। मेंस को आप मत देखो, मेंस थोड़ा सा सिलेबस डराने वाला है। यूपी पीसीएस को उसने फॉलो कर लिया है, लेकिन उसकी एक अलग रणनीति है। मेंस पर रणनीति पर अपन अलग से चर्चा करेंगे। मुख्य बात यहां पर है प्रीलिम्स पर। तो मैंने आपको सिलेबस में बता दिया है कि क्या, देखो देखने में तो आपने भी देख ली होंगे कि ये है ना, लेकिन मैंने आपको ये बातें बताई है कि कौन सी चीजों को कैसे और कहां क्या कंप्लीट कर दिया है या कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमको यहां पर फोकस रखना है कि कौन सी यूनिट को कैसे करना है, कहां से करना है, कितना करना है। इसके लिए अलग से मैं आपका कल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बस अभी आप धड़ाधड़ अपनी नींद खराब कर लेना, फिर 100-200 वीडियो देख लेना, जैसे मैंने एक बता दिया, अब आप फिर देखोगे ऐसे 100-200 वीडियो जितना आप देखोगे उतना आपको दिमाग खराब होगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का तरीका अलग होता है। मेरे तरीके से हर कोई नहीं बताएगा, हर कोई तरीके से मैं नहीं बताऊंगा। तो जितना आप देखोगे उतना कंफ्यूज होगे। एक बार आपने सिलेबस देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, बस बात खत्म करो, स्ट्रेटेजी पर जाएंगे, फोकस रखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बस इतना मुझे कहना है कि जितना पढ़ना था उसका 30% आपको 40% में बोल सकता हूं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स में। मेंस में 50% या आप बोल सकते हो 80% डबल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर उस अच्छी बात पर आपने फोकस रख लिया ना, तो उसको वो आपको, आप खुद बोलोगे सर आपने ये बात सही बोली थी। ठीक है, लेकिन वो बात अभी बताऊंगा नहीं, जब हम मेंस पर चर्चा करेंगे तब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे कल तक का समय दीजिए आप, इन सभी पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि किसको किस प्रकार से फोकस करेंगे और कहां से करेंगे। ठीक है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रेगुलर रहे ईमानदारी से 24 और 25 के लिए, दो बात बोल रहा हूं, 24 और 25 के लिए ईमानदार रहे, अगर आप जो टारगेट दिया है, हालांकि टारगेट से तो अपन काम अभी केवल कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है समस्याओं के कारण, इसलिए टारगेट करा है। लेकिन हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक की क्लास होगी। ठीक है, जल्द ही हम बैच लेकर आ रहे हैं, अंशुल सर और मैं, जिस पर आपको कुछ दिन में 25 तारीख तक पूरी जानकारी हो जाएगी। फरवरी मार्च अप्रैल हमारे पास अच्छा समय रहेगा। बेहतरीन तरीके से वो बैच ही हम ऐसी बना रहे हैं कि 24 का प्रीलिम्स लगभग, मेंस और 25 का फिर तो प्रीलिम्स अगर इधर का हो जाएगा तो थोड़ी बहुत चीजें बचेगी वो कवर करनी रहेगी, और 25 का मेंस। तो लेकिन इस पर चर्चा हम डिटेल में सामने आएंगे तब करेंगे। अभी आपको केवल और केवल इतनों को देखकर अपने आप को शांति बनाए रखना है। ज्यादा अगर आप हबड़ दबड़ करोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।